नमस्कार। तो चलिए आज बिना किसी देरी के सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नीट 2026 पेपर लीक सुनने में ही कितना गंभीर लगता है ना। आज के इस विश्लेषण में हम सीबीआई की चल रही जांच के आधार पर इस बेहद जटिल और कई राज्यों में फैले नेटवर्क को डिकोड करने वाले हैं। हम सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे। ये कोई आम चोरी चकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा शातिर सिंडिकेट है जिसने हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली की नींव ही हिला दी है। 22 लाख। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन 22 लाख छात्रों की पूरी आबादी है जिनकी सालों की जी तोड़ मेहनत, रातों की नींद और उनका भविष्य इस एक लीक की वजह से दांव पर लग गया है। इस भारी भरकम नंबर को देखकर ही समझ आ जाता है कि इस सेंधामारी का स्केल लिटरली कितना विशाल है। इतने सारे परिवारों की उम्मीदें इस एक एग्जाम पर टिकी होती हैं और फिर अचानक से ऐसी खबर आ जाए। ये सिर्फ एक पेपर का लीक होना नहीं है, ये लाखों सपनों के टूटने जैसा है। तो आज की इस पड़ताल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम महाराष्ट्र के मुख्य कनेक्शन को समझेंगे, फिर इस अंतर्राज्यीय नेटवर्क की ट्रैकिंग करेंगे, उसके बाद राजस्थान की गिरफ्तारियों पर नजर डालेंगे, फिर हम उस लीक के पैसे का सुराग ढूंढेंगे और आखिर में इसके कारण हुए विरोध प्रदर्शन और पॉलिटिकल रिएक्शन को देखेंगे। मतलब एकदम सेंटर से शुरू करके बाहर की तरफ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के मुख्य कनेक्शन से। सीबीआई जांच में इसी राज्य से कुछ सबसे शुरुआती और क्रिटिकल प्लेयर्स सामने आए हैं। जांच के मुताबिक इस लीक हुए पेपर का जो फिजिकल सफर था ना, वो शुरू हुआ अहिल्यानगर से। वहां से ये पहुंचा पुणे, फिर नासिक और एग्जाम से ठीक 3 दिन पहले, जी हां सिर्फ 3 दिन पहले, ये पेपर राज्य की सीमाएं पार करके सीधा हरियाणा पहुंच गया। मतलब देख रहे हैं आप, ये नेटवर्क कितनी तेजी से और कितने वेल प्लान तरीके से काम कर रहा था। एक राज्य से दूसरे राज्य तक इतनी सीक्रेसी के साथ पेपर पहुंचाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। अब सवाल उठता है कि इस महाराष्ट्र नेटवर्क के मुख्य किरदार आखिर हैं कौन। सबसे पहला नाम आता है नासिक के शुभम खैरनार का, जिसे एक की डिस्ट्रीब्यूटर माना जा रहा है। सीबीआई ने इसे नासिक की सुधा अपार्टमेंट से हिरासत में लिया। फिर आते हैं अहिल्यानगर के धनंजय लोखंडे, इन्हें शुभम का कथित सोर्स बताया जा रहा है। और फिर पुणे से मनीषा वाघमारे, जो पहले एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, उन्हें भी डिटेन किया गया है। सीबीआई इन सारी कड़ियों को जोड़ रही है ताकि ये समझ आ सके कि इतने अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोग आखिर एक साथ मिलकर इस बड़े सिंडिकेट को कैसे चला रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लीक के पैसे का सुराग लगाते हैं, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो इस पूरे ऑपरेशन का कमर्शियल नेचर बिल्कुल साफ हो जाता है। इस माफिया का प्रॉफिट मार्जिन सच में हैरान करने वाला है। कथित तौर पर धनंजय ने ये पेपर शुभम को 1 लाख रुपए में बेचा था। 1 लाख भी कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन असली गेम तो इसके बाद शुरू होता है। जब शुभम ने इसी पेपर को टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए आगे बेचा तो कीमत सीधे 15 लाख रुपए हो गई। लिटरली 15 गुना भारी उछाल। ये साफ दिखाता है कि जैसे जैसे पेपर इस नेटवर्क में आगे बढ़ा, हर बिचौलिए ने अपना अपना बड़ा कट तय कर लिया था। ये पूरी तरह से एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह चल रहा था, बस इनका बिजनेस 100% गैरकानूनी था। अब आते हैं अंतर्राज्यीय नेटवर्क की जांच पर। महाराष्ट्र से बाहर निकलकर ये पेपर आखिर फैला कैसे? इसका जवाब है बिचौलियों का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक नेटवर्क। इस नेटवर्क में हरियाणा का लिंक बहुत ही क्रूशल है। हुआ यूं कि पेपर नॉर्थ की तरफ मूव हुआ और जांच के मुताबिक यश यादव नाम के व्यक्ति को सीधे शुभम से ये मटेरियल रिसीव हुआ। और दिलचस्प बात देखिए, इसे नाम दिया गया गेस पेपर का। गेस पेपर बोलकर इस पूरी डील को कवर करने की कोशिश की गई थी। ये खुलासा हमें बताता है कि महाराष्ट्र और उत्तर भारत के बीच ये कनेक्शन कितनी गहराई तक बैठा हुआ था। अब हमारा फोकस शिफ्ट होता है राजस्थान की गिरफ्तारियों पर। सीबीआई और एसओजी ने वहां जो एक्शन लिया है, उससे इस सिंडिकेट की एक और ही लोकल ब्रांच का पर्दाफाश हुआ है। राजस्थान के इन किरदारों पर जरा ध्यान दीजिए। सीकर के राकेश मंडाविया का नाम सबसे ऊपर आता है, जो एक कंसल्टेंसी एजेंसी चलाता है। दावा है कि इसने ये पेपर सीधे केरल से सोर्स किया था। उसके बाद उसने ये पेपर जयपुर के 2 भाइयों दिनेश और मांगीलाल बिवाल को बेच दिया। मतलब सोचिए, एजुकेशन कंसल्टेंसी एजेंसियां जो छात्रों के करियर गाइडेंस के लिए होती हैं, वो कथित तौर पर इस काले धंधे का फ्रंट बनी हुई थीं। और राकेश मंडाविया की स्टोरी तो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। एग्जाम से कुछ दिन पहले वो केरल से पेपर हासिल करता है,
फिर जैसे ही लीक की भनक लगती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, वो तुरंत अपनी कंसल्टेंसी एजेंसी बंद कर देता है। सीधा सीकर से भागकर उत्तराखंड की वादियों में छिपने पहुंच जाता है। लेकिन खैर, राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने उसे देहरादून से धर दबोचा। ये पूरा भागम भाग वाला सीक्वेंस ही बता देता है कि इन्हें अपनी किए की ग्रेविटी का पूरा अंदाजा था। अब इस जांच का एक ऐसा फैक्ट सामने आया है जो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। इन्वेस्टिगेशन नोट्स से पता चला है कि आरोपी दिनेश बिवाल के परिवार के ही 4 बच्चों का सिलेक्शन पिछले साल के नीट एग्जाम में हुआ था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? एक ही फैमिली के 4 बच्चों का देश का सबसे टफ मेडिकल एग्जाम एक साथ क्लियर करना स्टेटिस्टिकली बहुत ही रेयर है। इसी वजह से सीबीआई अब पिछले सालों के एग्जाम्स को भी खंगाल रही है। सवाल ये है कि क्या ये नेटवर्क सालों से ऐसे ही बेखौफ चल रहा था? पुलिस इन्वेस्टिगेशन से थोड़ा बाहर आते हैं। अब बात करते हैं विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक प्रतिक्रिया की, क्योंकि इस पूरे स्कैंडल ने एक बहुत बड़ा नेशनल आउटरीच खड़ा कर दिया है। देश भर में गुस्से की लहर है। दिल्ली, राजस्थान से लेकर मुंबई तक हर जगह व्यापक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यूथ कांग्रेस और एबीवीपी जैसे संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। ये सारे डेमोन्स्ट्रेशंस सरकार और इस पेपर माफिया के खिलाफ हो रहे हैं। इसके साथ ही इस पूरे सिचुएशन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी लगातार मांग की जा रही है। पॉलिटिकल फ्रंट पर भी माहौल काफी गर्म है। विपक्ष का दावा है कि 22 लाख नौजवानों के भविष्य के ऊपर प्रहार किया गया है। आखिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी और बाकी विपक्षी दल इसे सिस्टम का एक बड़ा फेलियर बता रहे हैं। वैसे यहाँ हमारा काम सिर्फ इन दावों को एक न्यूट्रल तरीके से आप तक पहुंचाना है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि देश के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त क्या चर्चा चल रही है और हमारा किसी भी पक्ष से कोई जुड़ाव नहीं। लेकिन कहानी का एक और साइड भी है, आरोपियों के परिवारों का पर्सपेक्टिव। बिवाल भाइयों और बाकी आरोपियों के परिजनों का साफ कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उनका बयान है, क्या ये फंसाया जा रहा है? हाँ, सरासर फंसाया जा रहा है। उनका दावा है कि पुलिस असली मास्टरमाइंड्स को पकड़ने के बजाय छोटे मोहरों को बलि का बकरा बना रही है। अब सच क्या है ये तो कोर्ट में ही साबित होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के इस पहलू को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हम एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये पूरा का पूरा अंतर्राज्य नेटवर्क कभी पूरी तरह से एक्सपोज हो पाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल, हमारी परीक्षा प्रणाली पर से जो भरोसा उठ गया है उसे वापस कैसे लाया जाएगा? हम एक ऐसे पॉइंट पर हैं जहां सिर्फ कुछ अरेस्ट काफी नहीं है। पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक डीप और ट्रांसपेरेंट क्लीन अप की जरूरत है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। इस अहम विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।